आईईएस में जो आपने एग्ज़ाम दिया है, इसमें कुछ क्वेश्चन किससे रिलेटिव आए थे? क्या लोगों के लिए बताएँगे, युवाओं के लिए तैयारी कर सकें? बच्चे ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया आईएएस में। आप ऐसे कैसा फ़ील कर रहे हैं, ये बताइए? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और जिन लोगों से कभी बात सपने में भी नहीं सोच सकते थे, जैसे अभी श्रीमंत ज्योतिरादित्य जी का फ़ोन आया। अच्छा ये बताइए, आपने जैसे ये टॉप में आए, भिंड कलेक्टर साहब का आपके पास कोई मैसेज आया हो या फ़ोन आया, बधाई दी हो, कुछ ऐसा है? क्योंकि आईएएस में देश में टॉप में आना और एक जिले के लिए नहीं, पूरे देश के लिए सौभाग्य की बात है। तो आया है क्या मैसेज की? 12 बजे इनकी लाइट ऑफ कर देते थे कि बेटा ज़्यादा पढ़ना, बहुत ज़्यादा पढ़ना ठीक नहीं है दिमाग के लिए, बंद कर देते लाइट। तो हम सो जाते थे, तो ये फिर लाइट जला के पढ़ने लगते थे और फिर मैं जगता था 2 बजे, ढाई बजे, तो देखता था कि ये फिर पढ़ रहे हैं। तो हम इनसे कहते थे सोना भी बहुत ज़रूरी है, हम लाइट बंद करते थे और इनसे कहते सो जाओ। और ये बताइए, अच्छा अभी आप फिलहाल वर्तमान में जॉब कर रहे हैं, उसमें या छोड़ दिए? अभी मैं वर्तमान में पोस्टेड हूँ और जिस दिन रिजल्ट आया था तब मैं वहीं था एनटीपीसी तो बिहार में। बचपन से ही पढ़ाई में लगाव इतना था या फिर अभी अचानक लगाव हुआ है? नहीं, पढ़ाई का तो इसका बचपन में ही बहुत था। अगर आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी में, तो निश्चित तौर पर इनके दिए गए सुझाव को ज़रूर अपनाएं, तो निश्चित तौर पर आप प्रदेश में तो नाम बेहतर कमा ही सकते हैं। श्रीमंत ज्योतिरादित्य जी का फ़ोन आया था। अच्छा अच्छा। हाँ, उनने पूछी थी, चर्चा की बिहार थी। सबसे गरीब राज्य माना जाता है, क्या वाकई में गरीब राज्य है या फिर केवल संदेश है? दशरथ मांझी भी बिहार से ही थे और जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं मेरे जैसे, वो उनसे प्रेरणा लेते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भिंड जिले के युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे आप? कि आंसुओं को थाम कर काम कर, बुजदिली को छोड़ दे, इन बेड़ियों को तोड़ दे, अशोक बन लड़ जरा, अड़ जरा तू अड़ जरा, वक्त है ये काम का, बैठ नहीं कुछ कर दिखा, अपनी मिट्टी अपनी कौम का नाम कर, आंसुओं को थाम कर काम कर शादी हो काम। गई? जी अभी नहीं। अच्छा शादी नहीं हुई, तो वहाँ जॉब करने में, खाने पीने में, पढ़ाई करने में, ये सब कैसे आप मेंटेन करते हैं? 2 दिन में एक ही बार बना रहा हूँ और वो ही खा रहा हूँ 2 दिन तक, तो इस तरह से मैंने 5 महीने काटे हैं उधर। चंबल का शहर अधिकांश बागियों को नाम से पहचाना जाता है। आज 21वीं सदी में कई लोग ऐसे हैं जो आज नई पहचान दे रहे हैं। हमारे भिंड जिले के युवा हैं जिन्होंने यूपीएससी में, आईएएस में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि भिंड जिले के चंबल संभाग का आज प्रथम स्थान आने वाले देवप्रिय परिवार का आज भिंड जिला तमाम लोग यहाँ बधाइयाँ देने में लगे हुए हैं। अच्छा ये बताइए, आपने जो देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो पहले आपको कैसा लग रहा है, ये बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे भिंड के जितने भी वासी हैं मध्य प्रदेश के और देश के अन्य क्षेत्रों से भी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं जो परिचित नहीं हैं और मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं। तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे यहाँ के जो प्रशासन से भी संबंधित जो लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके बधाइयाँ दी हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है ये सब देख के। चंबल संभाग का नाम, चंबल संभाग के अलावा खासकर भिंड जिले का नाम, जो कि लगातार डाकुओं ने और कई क्राइम करने वाले लड़कों ने बदनाम किया है, लेकिन भिंड जिले का नाम आपने देश में रोशन किया है, और इसके लिए आपकी सफलता का श्रेय किसको देंगे, ये बताइए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भिंड जिले का नाम सिर्फ मैंने नहीं और भी कई लोगों ने रोशन किया है और ये जो धरती है ये डाकुओं की धरती नहीं है, ये शहीदों की धरती है। यहाँ से बागी पैदा होते थे लेकिन यहाँ से कई लोगों ने देश में अपनी सेवा की है, सेना में अपनी सेवाएँ दी हैं, कारगिल में युद्ध लड़े हैं, तो ये धरती उनके नाम से जानी जानी चाहिए। तो और हम जैसे जो युवा हैं वो पढ़ाई के क्षेत्र में आज से नहीं बहुत पहले से कार्य कर रहे हैं और ऊँचे-ऊँचे पदों पर जा चुके हैं, आईएएस, आईपीएस यहाँ से हर क्षेत्र में लोग निकले हैं। आपने इस तैयारी ये कहाँ पर की है? ये तैयारी मैंने अपनी जॉब के साथ करी थी। 2016 में मैं अपने कॉलेज आईआईटी गुवाहाटी से पास आउट हुआ था और कैंपस प्लेसमेंट के दौरान मैं जो एरिक्सन है बैंगलोर में वहाँ पे कार्य किया 3 वर्ष और 1 वर्ष मैंने जूनिपर नेटवर्क में काम किया। तो ये तैयारी मैंने अपनी 2020 से शुरू करी थी जॉब के दौरान और करंटली मैं अभी एनटीपीसी बिहार में कार्यरत हूँ। तो ये जो 2022 की जो परीक्षा थी, ये पूरी परीक्षा मैंने जर्नी के दौरान दी है।
तो जो प्रीलिम्स था उस समय मेरी ट्रेनिंग सिमाद्री आंध्र प्रदेश में चल रही थी। तो मैंने दिल्ली आकर किसी तरह वहाँ पर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया, उसका रिज़ल्ट आया। तब तक मैं महाराष्ट्र सोलापुर में जा चुका था, वहाँ पर मेरी ट्रेनिंग हुई कुछ दिन। तो वहाँ मेंस की तैयारी की, फिर मैं चला गया नोएडा पीएमआई, जहाँ कुछ महीने 1-2 महीने मेरी वहाँ पर ट्रेनिंग हुई। इसी दौरान मुझे मेंस की परीक्षा लिखने का मौका मिला, दिल्ली में ही था उस वक्त। मेंस लिखा, जब मेंस का रिज़ल्ट आ गया तब मैं बिहार में आ चुका था, और जब इंटरव्यू मैंने दिया ये 2022 के अटेम्प्ट के लिए, तब मैं बिहार में पोस्टेड था। तो इस तरह ये पूरी साल मेरी जर्नी में रही है, और जर्नी में रहते-रहते मैंने ये तैयारी और परीक्षा की है। अच्छा ये बताइए, आपने जैसे इधर अपनी जॉब की तलाश में रहे, जॉब अपने देखते रहे और इधर इसकी तैयारी करना, तो आपको काफ़ी मुश्किल भरा नहीं लग रहा था? चैलेंजेस थे, लेकिन जब कुछ एग्ज़ाम्पल सेट करना है आपको, या कोई जो भी मिथक बने हुए हैं उनको अगर आपको तोड़ना है, तो कुछ बड़ा ही करके दिखाना पड़ेगा। अगर कुछ सामान्य सा हम करेंगे तो वो बहुत सामान्य सी चीज़ हो जाएगी, लेकिन हम जब चैलेंजेस को लेंगे तो वो हमें भी मजबूत बनाते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। तो इसी भावना से मैंने ये चीज़ शुरुआत करी थी। किस पोस्ट पे पदस्थ थे आप, जो जॉब अभी कर रहे हो? सबसे पहले एरिक्सन में जब था तब मैं वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। जूनिपर में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, और अभी मैं इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पद पर हूँ एनटीपीसी बिहार में। एनटीपीसी बिहार में। जी। अच्छा, बिहार का नाम वैसे आप लगातार बिहार में आप जॉब करते कितने साल हो गए आपको? बिहार में अभी 3-4 महीने पहले ही मेरी पोस्टिंग हुई थी। तो 3-4 महीने तीन पहले चार पोस्टिंग महीने हुई। जैसा कि मैंने कहा, उससे पहले नोएडा में था। तो 3-4 महीने बिहार में रहने का अवसर मिला है। अच्छा, देखा होगा आपने, जैसे कहते हैं कई लोग, एक बिहारी सब पर भारी। जी। तो क्या वास्तव में वहाँ के बिहारी सब पे भारी रहते हैं? बिल्कुल, बिहारी सब पर भारी हैं। इस तरह भारी हैं कि आप कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, आप प्रशासनिक क्षेत्र देख लीजिए, आप इंजीनियर्स देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, आपको बिहार की प्रतिभा देखने को मिल जाएगी। लेकिन वहाँ ये ऐसे मतलब बिहार सबसे गरीब राज्य माना जाता है, क्या वाक़ई में गरीब राज्य है या फिर केवल संदेश है? आर्थिक रूप से थोड़ा-सा मुझे लगता है कि पिछड़ा हुआ है प्रदेश। तो वहाँ के अगर राजनीतिक दल कार्य कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन अगर प्रतिभाओं के स्तर पर देखा जाए तो बिहार पिछड़ा हुआ नहीं है। हमारे जो सुशांत सिंह राजपूत जी थे, वो भी बिहार से ही थे, जो कि बॉलीवुड में जिन्होंने कितना बड़ा नाम किया है। दशरथ मांझी भी बिहार से ही थे। जी, दशरथ मांझी भी बिहार से ही थे, और जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं मेरे जैसे, वो उनसे प्रेरणा लेते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नाम तो सुना होगा दशरथ मांझी का? जी, बिल्कुल, मैंने कौन थे ये? ये मूवी भी देखी है। इनको माउंटेन मैन कहा जाता है इंडिया का। माउंटेन मैन कहा जाता है जी, इनको। जी। उन्होंने से मतलब लगातार पूरा संघर्ष जीवन पत्थर तोड़ते ही में लगा दिया। जी, जी। मतलब उन्होंने एक तरह से समाज सेवा का कार्य किया है निस्वार्थ भाव से, तो इसलिए हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अच्छा, ये आईईएस में जो आपने एग्ज़ाम दिया है, जी। इसमें कुछ क्वेश्चन किससे रिलेटिव आए थे? क्या लोगों के लिए बताएँगे, युवाओं के लिए जो तैयारी कर सकें? ये जो आईएएस का एग्ज़ाम है, ये 3 स्टेज का एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स की परीक्षा होती है। प्रीलिम्स में 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है और एक टेक्निकल पेपर होता है। तो जो जीएस का पेपर होता है उसमें कई सारे सब्जेक्ट रहते हैं। उसमें आपका जनरल नॉलेज, जो भी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ है उससे रिलेटेड, एनवायरनमेंट हुआ, इकोलॉजी हुआ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एथिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो उन पर ये पेपर होता है। और दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो टेक्निकल पेपर होता है। तो उस टेक्निकल पेपर में जो हमारे 14 टू 15 जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, वो सारे सब्जेक्ट उसमें ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। उनको हमें 3 घंटे में करना रहता है, करीब 150 क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद जब प्रीलिम्स कोई क्वालिफाई कर लेता है, उसके बाद मेंस का पेपर होता है। तो मेंस में दोनों पेपर टेक्निकल होते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव पेपर होते हैं वो। उसमें करीब 8 क्वेश्चन रहते हैं, तो हर पेपर में हमको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं। तो इस तरह से 2 पेपर एक ही दिन में टेक्निकल के होते हैं, मेंस के सब्जेक्टिव पेपर। और जब मेंस क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जो कि 200 मार्क्स का होता है। तो इस तरह तीनों स्टेजेस के मार्क्स जोड़े जाते हैं, उसके बाद फाइनल लिस्ट आती है उन मार्क्स के बेसिस पर। अच्छा, तीनों स्टेट के मार्क्स तो जोड़े जाते हैं जी, उसको फाइनल। जी। फाइनल सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी में, तो निश्चित तौर पर इनके दिए गए सुझाव को जरूर अपनाएं। तो निश्चित तौर पर आप प्रदेश में तो नाम बेहतर कमा ही सकते हैं। और ये बताइए, अच्छा अभी आप फिलहाल वर्तमान में जॉब कर रहे हैं उसमें, या छोड़ दिए? अभी मैं वर्तमान में पोस्टेड हूँ, और जिस दिन रिज़ल्ट आया था तब मैं वहीं था एनटीपीसी बिहार में। अच्छा, उस और समय कैसा आपका महसूस हुआ रिजल्ट आप तो सुनते ही मुझे कि देश में आप टॉप में आए? मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे वहाँ जो अधिकारी हैं, वहाँ मेरे जो जीएम थे, सबसे पहले जाकर मैं उनसे मिला,
और उनसे मैंने आशीर्वाद लिया और उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। और हमारे जो करंटली एक और जो सर हैं, जीएम ओएंडएम हैं, उन सर का भी मेरे पास कॉल आया था। अनिल सर जी हैं, उनका कॉल आया था, उन्होंने मुझे बहुत बधाइयाँ दी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जितने भी वहाँ पर मेरे अधिकारी हैं, सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और बहुत प्रोत्साहन दिया। किसी राजनीतिक नेताओं के भी फ़ोन आए? जी, काफ़ी लोगों के फ़ोन आए हैं और किस-किस के आए? श्रीमंत जी का भी अभी आज कॉल आया था और मैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। जी, हमारे आदरणीय हैं, उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया। और अपने भिंड जिले के नेता किस-किस के फ़ोन आए आपके पास? अम, अ, मतलब राकेश चौधरी साहब का उन्होंने फ़ेसबुक पर पोस्ट किया था और आए हैं, मतलब कई लोगों के आए हैं। सभी नेताओं के आए। सब। अच्छा ये बताइए, आपने जैसे ये टॉप में आए, भिंड कलेक्टर साहब का आपके पास कोई मैसेज आया हो या फ़ोन आया, बधाई दी हो, कुछ ऐसा है? हो सक क्योंकि आईएएस में देश में टॉप में आना और एक जिले के लिए नहीं, पूरे देश के लिए सौभाग्य की बात है। तो आया है क्या मैसेज की? मुझे लगता है वो एक सिविल सर्वेंट हैं, तो निश्चित रूप से वो व्यस्त रहे होंगे। कुछ कार्य ऐसे रहे होंगे कि वो उनको अवसर नहीं मिला होगा। लेकिन मुझे आशा है कि भविष्य में वो इसको, मतलब मुझे लगता है कि मुझे प्रोत्साहन देंगे और मुझसे मिलेंगे। जी। भिंड जिले के युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे आप? भिंड जिले के जो युवा हैं, मेरे जैसे हैं, उनको मैं एक कविता पढ़ के सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल, ज़रूर सुनाइए। ये जो कविता है, ये मैंने उसी वक्त लिखी थी जब मैं जॉब कर रहा था कॉर्पोरेट में और मुझे समय नहीं मिल रहा था। नए प्रोजेक्ट्स थे, तो उन प्रोजेक्ट्स के लिए भी मुझे पढ़ना पड़ रहा था क्योंकि वो भी नई चीज़ें थी और अपनी पढ़ाई भी करनी पड़ रही थी। तो मैं थोड़ा-सा डिमोटिवेटेड फ़ील कर रहा था कि चीज़ें किस तरह से होंगी। तो उसी वक्त मैंने ये कविता लिखी थी कि आँसुओं को थाम कर, काम कर, काम कर, बुज़दिली को छोड़ दे, इन बेड़ियों को तोड़ दे, अशोक बन लड़ जरा, अड़ जरा तू अड़ जरा। वक्त है ये काम का, बैठ नहीं कुछ कर दिखा, अपनी मिट्टी, अपनी कौम का नाम कर, नाम कर, आँसुओं को थाम कर, काम कर, काम कर, मुट्ठियाँ जोर से भींच ले, संकल्प के तीर खींच ले, अपनी शक्ति की पहचान कर, तब लक्ष्य का तू ध्यान कर, मन की सब साजिशें। हमारा मन नहीं लगता है, भटकता है वो। जब भी पढ़ने बैठते हैं तो कभी यूट्यूब खोलने का मन होता है, कभी फेसबुक खोलने का मन होता है। तो ये मन की साजिशें हैं, तो उसके लिए मैंने लिखा हुआ था कि मन की सब साजिशें नाकाम कर, नाकाम कर, आंसुओं को थाम कर, काम कर, काम कर। वाह, वाह, वाह! मतलब ये एक उन लोगों के लिए संदेश है, जो अपन को मन को कंट्रोल नहीं कर पाते और पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी नहीं कर पाते। उनके लिए एक बहुत अच्छी कविता है और संघर्ष तो हर जीवन में आता है। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने एक लाइन पढ़ी कि यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया से, इस समय सोशल मीडिया का दौर है और इस समय इस दौर में आपने तैयारी कैसे कर ली, ये बताइए? कहीं आपको नहीं लगा कि हमको भी सोशल मीडिया पे रहना चाहिए? मैं सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव था तैयारी कर शुरू करने से पहले। और जैसे सोशल मीडिया पे क्या होता है, कुछ भी चल रहा है, जो भी जनमानस में जो भी चल रहा है, उस पर कुछ भी पोस्ट आ रहे हैं, तो हम लोगों को बड़ी प्रतिक्रिया देने की इच्छा होती है। हम कई घंटे उन चीज़ों पर लगाते हैं, कई पोस्ट पढ़ रहे होते हैं, उन पर कमेंट कर रहे होते हैं, इसमें बहुत समय जाता है। तो मेरे 3-4 घंटे इसी में निकल जाते थे। तो मुझे ये बात समझ में आई कि मुझे अगर समय बचाना है तो एक तो सोशल मीडिया है जहाँ से मैं समय बचा सकता हूँ। तो मैंने अपनी सबसे पहले अपनी फेसबुक प्रोफाइल ही डीएक्टिवेट कर दी। तो 2000 फेसबुक प्रोफाइल डीएक्टिवेट कर दी। डीएक्टिवेट कर दी डीएक्टिवेट कर दी। और 2019 में मैंने डीएक्टिवेट करी थी। और जब ये तो वो लास्ट पोस्ट थी 2019 में मेरी। उसके बाद से 2022 में ही मेरी पोस्ट आई है फेसबुक पे। तब तक मैं 3 सालों तक इनएक्टिव ही था और बीच में थोड़ा बहुत खोल के देख लिया, लेकिन पूर्ण रूप से डीएक्टिवेट ही थी। और यूट्यूब का भी समय मैंने थोड़ा कम कर दिया था। यूट्यूब भी थोड़ा कम ही देखता था। और यूट्यूब अगर मेरा देखने का मन होता भी था तो कोई जीएस का कोई लेक्चर है किसी का तो वो देख लिया 1 घंटा, खाना खा रहे हैं तो जीएस का लेक्चर देख लिया किसी का। तो इस तरह से चलता रहता है। कितने घंटे आपने पढ़ाई की है? ऐसे मैंने कोई घंटे गिने नहीं कि मुझे 8-9 घंटे पढ़ना है, 5-6 घंटे पढ़ना है। मुझे जब समय मिल रहा था, जब पढ़ने का मन हो रहा था, मैं पढ़ रहा था उस समय। और चूँकि अंदर एक जुनून था कि कुछ करना है, मतलब कुछ बड़ा करके दिखाना है जॉब के साथ में, तो मुझे जो भी छोटा बहुत अवसर मिल रहा था, आधे घंटे का, 1 घंटे का, इवन इसे आप जुनून ही कहेंगे कि जब भी मैं कभी जा भी रहा था, बेंगलोर में काफ़ी ट्रैफ़िक होता है, तो आपको 5 किलोमीटर भी जाना है तो कई-कई बार उसमें भी 1.5 घंटा लग जाता है। तो ट्रैफ़िक में फँसे हुए हैं, तो मैं क्या करता था कि जाने से पहले फ़ॉर्मूले थोड़े देख लिए 1 पेज के,
तो बाइक पे बैठे हुए हैं ट्रैफिक में, तो वही माइंड में रिकॉल कर रहा हूँ। ऐसी कुछ जुनून भरी चीज़ें मैंने की हैं मतलब। तो अभी भी सोचता हूँ उन सबको तो काफ़ी हँसी आती है कि ये सब मैं क्या कर रहा था उधर। लेकिन कोशिश ये थी कि अगर मुझे थोड़ा-सा भी समय मिल रहा है तो उस समय का मैं सदुपयोग करूँ। शादी हो गई? जी, अभी नहीं। अच्छा, शादी नहीं हुई तो वहाँ जॉब करने में, खाने-पीने में, पढ़ाई करने में, ये सब कैसे आप मेंटेन करते रहे? जी, शादी होने का मतलब ये नहीं होता कि नहीं, जब जीवन लाइफ पार्टनर मिल जाता है तो कहीं न कहीं ये चिंता खत्म हो जाती है, हमें खाना बनाना है या फिर हमें कुछ तमाम ज़िम्मेदारियाँ घर की हैं वो भी निर्वाह करना है। ये तमाम चीज़ें खत्म हो जाए तो ये सब तीनों दौर में आपने कैसे मेंटेन किया? जी, सबसे पहले मैं ये कहूँगा जीवन साथी का सिर्फ़ यही दायित्व नहीं है कि खाना बनाना और ये सब और भी बहुत बड़े दायित्व हैं और आज तो लड़के और लड़कियाँ हर क्षेत्र में अपना नाम कर रहे हैं, तो इस दृष्टि से नहीं देखना चाहूँगा। लेकिन हाँ, ऐसा है कि आपने जो कहा खाना बनाना और ये सब, तो ये चीज़ें मुझे नहीं आती थी। कोविड के टाइम पर जब मैं 5 महीने आइसोलेशन में रहा, तो उस वक़्त मैंने 20 दिन जो मिल्क और कॉर्न फ्लेक्स होती हैं, उनको खा के मैंने 20 दिन काटे। क्योंकि मुझे कुछ खाना-वाना कभी जीवन में कभी बनाने का मौका नहीं मिला था। फिर जो जब इनसे मन भर गया इन चीज़ों से तो बिल्कुल नहीं खा पा रहा था, तो फिर मैंने 20-25 दिन मैंने खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनाना बहुत आसान है, तो मैं वो बनाता था, डेली बना के रख लेता था। समय नहीं होता था क्योंकि मीटिंग चल रही है और अगर मैं इनमें समय लगाऊँगा खाना बनाने में तो पढ़ूँगा कब? तो खिचड़ी बना ली, जब मीटिंग चल रही है उसी दौरान मीटिंग चलते-चलते ही मैंने खिचड़ी बना ली और वही खा रहा हूँ मैं 2-2 दिन तक। फिर उससे भी जब मेरा मन भर गया तो फिर मैंने उसके बाद ट्राई करा कि रोटी बनाई जाए। अब रोटी बनाने में मुझे बड़ा समय लगता था। बर्तन धोने उसमें बहुत समय लग रहा है, रोटी बनानी उसमें बहुत समय लग रहा है, 2 घंटे चले जाते थे। तो मैं 2 दिन में एक ही बार बना रहा हूँ और वो ही खा रहा हूँ 2 दिन तक। तो इस तरह से मैंने 5 महीने काटे हैं उधर और इसी दौरान मैं अपनी तैयारी भी करता रहा। मतलब मैं अपने लक्ष्य से फिसला नहीं। विपत्तियाँ आईं, बहुत तरह की विपत्तियाँ आईं लेकिन लक्ष्य पर नज़र थी मेरी। अब आप किस पोस्ट पे जैसे जॉइनिंग होगी होगी तो किस पोस्ट पे होगी? ये आईटीएस बोलते हैं इस सर्विस को, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इसमें जिस भी सिटी में ये विभाग ये जो डीओटी रहेगा उस पे जो भी मैनेजमेंट या डायरेक्टर लेवल की जो भी पोस्ट हैं उन तक आशा है कि 3-4 वर्ष में मुझे कार्य करने का अवसर मिलेगा, अपनी सेवाएं देने का अवसर मिलेगा। अच्छा, इसका प्रमोशन होता है फिर किसी डिप्टी डायरेक्टर बन जाएँगे, क्या बन जाएँगे? ये डायरेक्टर होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर उसके बाद डायरेक्टर और उसके ऊपर भी होते होंगे, अभी इतनी जानकारी मुझे भी नहीं है। तो इतना मालूम है कि जो भी डिपार्टमेंट डीओटी के अंदर जो भी चीज़ें रहती हैं और डेप्यूटेशन पे भी जाते हैं। जैसे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयूज़ हैं, एमटीएनएल है, बीएसएनएल है, इनमें हम लोग डेप्यूटेशन पे भी जाते हैं कुछ वर्ष के लिए। फैमिली में आपको कितने किसका श्रेय देंगे आप? इसका श्रेय मेरी सारी फैमिली को जाता है और मेरे जो भाई हैं, दोनों भाई आलोक दहीपुरिया, उनका पूरा डायरेक्शन रहा है उसमें कि तुमको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव दे देते थे कि तुमको गेट में अंडर 100 रैंक लेके आनी है, तुमको आईएएस में इतना करना है तब तुम्हारा होगा। तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव सेट कर देते थे मेरे लिए और डायरेक्शन का काम करते थे। और जो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने बहुत सहयोग दिया है। मुझे बाइक पर ले जाकर एग्ज़ाम दिलवाने गए हैं। इन दिल्ली एग्ज़ाम हुआ है तो दिल्ली आए हैं वो अपना कार्य छोड़कर। और फिर माता-पिता का तो सहयोग रहता ही है। पिताजी मेरे मुझे किताबें देने गए थे, बैंगलोर तक गए थे एक बार किताबें देने और फिर अभी बिहार में भी गए थे किताबें देने। तो बहुत सहयोग रहा है। माताजी का तो क्या ही कहें, मतलब पहली गुरु माँ ही होती है और सारा उन्होंने ही देखा है। मतलब कभी कुछ समस्या आ रही है, कुछ इमोशनल प्रॉब्लम हो रही है तो माताजी से बात करके थोड़ा-सा अच्छा लग जाता था। और फिर बाद में ये पूरा परिवार और संबंधी जन, इनका बड़ा बड़ा मेरे ऊपर भरोसा और विश्वास था। और विश्वास अगर कोई आप पर दिखाता है तो आप कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं। कितने भाई हैं आप? हम मुझे मिलाकर कुल 3 भाई हैं, मैं उनमें सबसे छोटा हूँ। 2 भाई क्या करते हैं? एक भाई मेरे जो हैं वो शिक्षक हैं और जो बीच वाले भाई हैं वो एक एमएनसी कंपनी नोएडा में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो टेक लीड है उसमें। यूपीएससी में, आईएएस में देश में प्रथम स्थान पाना कोई मामूली बात नहीं है। प्रथम स्थान पाना मामूली बात नहीं है। सवाल ये उन लोगों के युवाओं के लिए जो लगातार पढ़ाई करने के बावजूद वो नर्वस हो जाते हैं और पढ़ाई छोड़ के अपने दूसरे जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। सवाल ये है कि चंबल में लगातार अब बदलता जा रहा है क्योंकि लगातार ऐसे लोग आईएएस में देश में प्रथम स्थान पा रहे हैं। हम और भी हमारे इनके माता पिता से भी बात करेंगे। ये बताइए, आपने बच्चे ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया आईएएस में, आप कैसे कैसा फील कर रहे हैं बताइए? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और जिन लोगों से कभी बात सपने में भी नहीं सोच सकते थे, जैसे अभी श्रीमंत ज्योतिरादित्य जी का फ़ोन आया
बच्चे से बात की, हमारी भी बात हुई, तो ऐसा लगा कि हमारे बच्चे ने बहुत बड़ा कार्य किया है, क्योंकि उन्होंने भी ये कहा था कि आपने ऐसा बच्चा, वैसे बच्चे को जन्म दिया है जिसने ग्वालियर चंबल संभाग का पूरे देश में नाम कर दिया है, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ। सिंधिया जी का फ़ोन आया? जी हाँ, श्रीमंत ज्योतिरादित्य जी का फ़ोन आया था। अच्छा। हाँ, उनने पूछी थी, चर्चा की थी उनने भी। तैयारी के बारे में क्या क्या कहेंगे इनके बारे में? एक ही बार बात हुई थी, जब तैयारी कर रहा था तो बस में हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो बच्चे ने पूछा था कि आप कोई काम करते हो और आपको ज़्यादा सफलता मिलती है, क्या करना चाहिए? तो हमने ये कहा था कि एक निश्चय करो और संकल्प लो। जिसकी बुद्धि निश्चय में रहती है उसका परिणाम हमेशा पॉजिटिव आता है। एक निश्चय होना चाहिए, तो बुद्धि का निश्चय हमेशा निर्णय अच्छा देती है। क्या कहेंगे, इनका बचपन से ही पढ़ाई में लगाव इतना था या फिर अभी अचानक लगाव हुआ है? नहीं, पढ़ाई का तो इसका बचपन में ही बहुत था। मैं धार्मिक ग्रंथ पढ़ता रहता था, तब ये 9, 10th, 11th में थे, तो 12 बजे तक मैं धार्मिक ग्रंथ पढ़ता रहता था, ये भी बराबर पढ़ते रहते थे। फिर ऐसा हुआ कि हम 12 बजे इनकी लाइट ऑफ कर देते थे कि बेटा ज़्यादा पढ़ना, बहुत ज़्यादा पढ़ना ठीक नहीं है दिमाग के लिए, बंद कर देते लाइट, तो हम सो जाते थे, तो ये फिर लाइट जला के पढ़ने लगते थे। और फिर मैं जगता था 2 बजे, 2:30 बजे, तो देखता था कि ये फिर पढ़ रहे हैं, तो हम इनसे कहते थे सोना भी बहुत ज़रूरी है, हम लाइट बंद करते थे और इनसे कहते सो जाओ। बचपन इंटर तक यहाँ भिंड में पढ़ाई की थी? कहाँ की थी इंटर तक? हाँ, पहले ये मुन्ना लाल में पढ़े कक्षा 7 तक, फिर उनका टेस्ट दिलवाया सीबीएसई, यहाँ एक मैडम थी सक्सेना, तो उनके यहाँ टेस्ट दिलवाया तो उसने पास कर लिया, तो 8वें में ये सीबीएसई में आ गए, तो यहाँ से इंटर किया सीबीएसई से। तो मैडम ने तो पहले ही बहुत कह दिया था, देवपुरिया जी आपने बच्चा पैदा किया है, ये बच्चा मेरा है और ये बहुत बड़ी एफडी है, ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। इंटर में इनके कितने मार्क्स आए थे? फर्स्ट आया था? इंटर में 85% थे। उस दौर में जब नकल का नाम 96 या 95% नंबर थे इनके इंटर में। उस दौर में जब नकल यहाँ नाम से बिल्कुल ही चिढ़ थी यहाँ के लोगों को। सीबीएसई में तो नकल वैसे भी नहीं चलती थी, मुन्ना लाल में बीच वाला पढ़ता था, वहाँ भी नकल नहीं चलती थी। एक मार्क्स भी इन्होंने कोई नकल नहीं की, और मैंने ये कह दिया था फेल होना अच्छा है, लेकिन नकल मत करना, एक फेल हो जाओ वो हमें स्वीकार है। आप भिंड के अन्य माता पिताओं को क्या संदेश देंगे हम बच्चों को लेकर? यही देंगे, माता पिता का दायित्व है कि बच्चा अगर पढ़ता है तो उसके साधन संसाधन जो भी पढ़ाई में लगते हैं वो जुटाएं। अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो उसमें कसर नहीं छोड़नी चाहिए। अगर बच्चा पढ़ता ही नहीं है तो आप कितने भी पैसा खर्च कर दो वो व्यर्थ है। तो ये हैं हमारे देवप्रिय परिवार से हैं और चंबल संभाग में लगातार पढ़ाई के मामले में बचपन से ही इनका लगातार जुड़ाव रहा था। और इसके अलावा आप बता दें, भिंड जिले की एक सौभाग्य की बात है, एक देवप्रिय परिवार पूरे देश में नाम कर रहा है, बल्कि पूरे देश में प्रथम स्थान पर ला रहा है। ये भिंड जिले के उन युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं जो लगातार पढ़ाई के बाद आज भी लगातार अपने उसको दौर को अधूरा छोड़ देते हैं, कि जिसके बाद इस चंबल संभाग में इस समय देश में प्रथम स्थान लाना ये मामूली बात नहीं है। तो उम्मीद करूंगा कि अगर भिंड जिले में लगातार आपको प्रथम स्थान लाना है यूपीएससी एमपी यूपीएससी में, तो लगातार पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी। कैमरामैन मनीष देवप्रिय, अरविंद शर्मा, सावधान हिंदुस्तान।